आप देख रहे हैं CS न्यूज। मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम में कहिए नेताजी, और इस कार्यक्रम में अभी हमारे बीच हैं वार्ड नंबर 29 से निवर्तमान पार्षद अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। मुन्ना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं CS न्यूज़ का मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे आपका जो प्रोग्राम है उसके लिए मुझे चयन किया। मैं इसके लिए इस चैनल के तमाम जो स्टाफ हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मुन्ना जी, सबसे पहला सवाल आपके साथ ये है, जो बहुत संघर्ष भरा रहा आपका पिछला कार्यकाल, बहुत उठापटक देखी है हम लोगों ने। क्या कुछ आपने अभी तक जनता के लिए किया है और आगे क्या करने की तमन्ना शेष है? इतना संघर्ष करने के बावजूद मुझे लग रहा है नगर निगम की जो उदासीनता रही है, काम नहीं करने की जो उन लोगों की आदत है, और कमीशन कहाँ से ज़्यादा है ताकि उनको इंजीनियर्स को या जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनको फ़ायदा हो। वहाँ की नीति रही है कि मतलब जहाँ कमीशन हो वहीं काम हो। तो इस लिहाज से मैंने जो संघर्ष किया है, काम धरातल पे दिख रहा है। ज़्यादा बोलने से लोग बोलेंगे अभी इलेक्शन का पीरियड है तो वो अपना तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग के माध्यम से ही ये मुझे खबर मिलती है कि फला लोग जो है वार्ड के संतुष्ट है कि जहाँ जल जमाव की इतनी गहन समस्या थी कि लोग घर से निकलना, वो अपने काम से नहीं निकल पाते थे, अपने घर से बहुत ज़रूरत पड़ने पे अपने घर से निकलते थे। आज वो बेखौफ अपने घर से बाहर निकलते हैं ताकि उनको लगता है कि अब पानी की समस्या पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं की जा सकती है, लेकिन आधे हिस्से में जो जल जमाव की समस्या थी उसको ख़त्म कर दी गई है, और बाकी आधे हिस्से में आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए आपको जल समाधि तक लेने की नौबत आई। जी सर, ये जल समाधि तो मैंने लिया। जल समाधि की वजह से ही अभी ये हुआ कि जो वार्ड मेरा बिल्कुल जहाँ से लोग नहीं निकल पा रहे थे, घरों के अंदर पानी रहता था, उससे ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे धरातल पे काम हो गया। अभी वहाँ पे नाला बन गया, रोड की ढलाई हो रही है, रोड की ढलाई हो गई, जिसकी वजह से आज लोग सुचारू रूप से रोड पे आ जा रहे हैं। जिन बच्चों को स्कूल जाना होता है वो स्कूल जा रहे हैं, जिन माँ बहनों को अपने किसी ज़रूरत की वजह से हॉस्पिटल जाना होता है या फिर मार्केट जाना होता है, वो लोग आराम से जा रहे हैं, आ रहे हैं। रात के 9 बजे भी वो लोग अपने घर से निकलते हैं। ये उनको खौफ नहीं होता है कि अब मैं घर अपने वापस कैसे लौटूंगा, चूँकि ये पूरा जलमग्न होता है मेरा वार्ड। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ पार्ट जो है जिस पार्ट में अभी काम हुआ है लगभग 14.5 लाख रुपए का, और बाकी और काम लगभग अभी मेरे वार्ड में 48 लाख रुपए का काम होना है। 14 लाख रुपए का काम हुआ, बाकी काम भी पार्ट में होगा। उसका टेंडर हो चुका है, लेकिन चूँकि आचार संहिता के कारण उस पर काम नहीं हुआ है। आचार संहिता खत्म होते ही उस पर भी काम होगा। सड़क के साथ नाली का भी स्कीम है या सिर्फ अभी सड़क की है? अभी तो सिर्फ वो सड़क पहुँचा। ये हमारे DM साहब जब आए थे 28 अगस्त को, उन्होंने जो मेरे वार्ड की स्थिति देखी तो उन्होंने कहा कि पता नहीं यहाँ के लोग अपना जीवन व्यापन जो है पता नहीं कैसे कर रहे हैं, किस मुश्किल में जी रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस वार्ड नंबर 29 से ही नहीं जल निकासी की समस्या को पूरे तौर पर मैं ख़त्म करूँगा। और उन्होंने बहुत तत्परता दिखाई। दूसरे दिन ही नगर आयुक्त के साथ और जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ बैठ के, पूरा के इंजीनियर्स थे उनके साथ बैठ के उन्होंने मीटिंग किया, और एक नगर विकास मंत्रालय से 48 लाख रुपए का फंड ला के विदिन मंथ उन्होंने ला के दिया। उसका टेंडर भी दिसंबर में हो गया था, और लास्ट में जब ये लोग काम नहीं देखे, नगर निगम हमेशा मतलब मेरे वार्ड के प्रति, क्या हमको लगता है कि हर वार्ड के प्रति उदासीनता अपनाती है, क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ से उनके ठेकेदार आसानी से उनको कमीशन मिल जाता है, और जिनको ठेका मिलता है तो ही टेंडर होता है। अगर के 13 लाख रुपये से ज़्यादा के ऊपर का है तो वो 15 लाख के आसपास का उसको ही टेंडर करवाता है। तो जहाँ से उनको लगता है कि कमीशन आसानी से, अब देखिए क्या था, 48 लाख रुपये का था, उनको लगा कि ई टेंडर होगा तो पटना से इसका ये होगा। उन्होंने क्या किया कि इसको पार्ट कर दिया। ये अपने दायरे में आ जाए। ये जनता को समझने वाली बात है कि उसको क्या क्या पार्ट कर दिया, पार्ट करके क्या क्या उसका बाइफरकेट करके उस टेंडर निकाला। उससे क्या हुआ कि जो उनके पॉकेट के ये हैं जो ठेकेदार हैं उनको मिल जाए, उन्होंने वैसा ही काम किया। इसलिए मुझे जल समाधि लेना पड़ा कि आप अगर के अपना कमीशन देखते रहोगे तो मेरे वार्ड में काम हमको लगता है 2 साल से पहले नहीं होगा। तो जब जल समाधि लिया
तो काम सामने आया। अब बाकी जगह भी है, वो भी काम जो है उसका टेंडर हो चुका है। काम कोई भी करे, मेरे वार्ड में मैं चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में काम कोई भी ठेकेदार करे, लेकिन काम एक नंबर करके जाए। जनता को शिकायत नहीं होनी चाहिए, मुझे कमीशन नहीं चाहिए। जो कमीशन लेते हैं मैं उनको भी कमीशन नहीं लेने दूंगा और चाहूँगा कि जनता के हक में काम हो। एक समस्या देखी जा रही है, जो नाली जो बनाई जाती है वार्डों में, वो नाली तो बना दी जाती है लेकिन उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जा रहा है। तो ऐसे में निकासी नहीं हो पा रही है, पानी वहीं का वहीं है, उससे मच्छर पनप रहे हैं गंदगी के कारण। जी तो आपका ये प्रयास रहेगा आगे भी, जो नाली जो बने उसका प्रॉपर मतलब निकासी का रास्ता हो, जो पानी निकल जाए वहाँ। देखिए है क्या कि ये छोटा सा काम नहीं है, इसके लिए पूरी DPR की ज़रूरत है। ये समझने वाली बात है, एक पार्षद क्या कर सकता है इसमें, जब तक विधायक MP इसमें सामने नहीं आएंगे। दरभंगा नगर निगम का जो नारकीय हाल है इससे बद से बदतर हो जाएगा। पहली बात ये कि शहर का टोपोग्राफी कराने की ज़रूरत है कि पानी किस माध्यम से कहाँ तक ले जाया जाए, और ज़मीन की ढाल किधर है? ज़मीन की ढाल किधर है? अभी हम लोग नदी के बगल में, बागमती नदी बगल में है, लेकिन हम लोग का पानी बागमती में नहीं जाता है। कहाँ जाता है? हम लोग का जो पानी तक कमला बलान में जाता है। अब कमला बलान तक जाने के लिए जो रास्ता था, जो पहले चौड़ थी, सारे चौड़ में घर बढ़ने लगा। पहले तो पानी जाके फैल जाता था, तो जो शहर का पानी था तो वो निकल जाता था, लेकिन अब तो नहीं निकल रहा है। अब तो जहाँ का पानी वहीं रह रहा है। हम नाला बना दें, रोड ऊंचा कर दें, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। जब तक शहर का DPR बना के उसको निकासी, जब तक छपरा घाट तक नाला नहीं बनेगा प्रॉपर तौर पे, तब तक शहर में ये जल जमाव की समस्या रहेगी। इसमें मैं चाहूँगा कि इसकी मददता यहाँ के विधायक हो। हमारे शहर में तो मतलब कि हम लोग क्या करें, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बाहर के जो मिनिस्टर हो या जो हो वो हमारे शहर में रहते हैं, नगर निगम के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ के शहर में लोग कितने दुखी हैं। बहुत सारे पार्टी के लोग हैं यहाँ पर जो विधायक हैं, इस शहर में रह रहे हैं, लेकिन उनको इस चीज़ की चिंता नहीं है कि आखिर ये कैसे होगा। हमारा जो हमारे मेयर है वो पता नहीं काम करना चाहते हैं कि नहीं, जो थे पहले काम नहीं करना चाहे या क्या। सबको लगता है कि हमको जो मेरी अंतरात्मा बताती है, सबको कमीशन की फिक्र होती है कि अब बताइए इतना इक्विपमेंट आने की क्या ज़रूरत है, इसको चलाने वाला कोई नहीं है। आपके पास डंपिंग ग्राउंड नहीं है, कचरा फेंकेंगे का पैसा मौजूद है, लेकिन उसको सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं ना कि वो आखिर कहाँ पर उनको माध्यम से मैक्सिमम पैसा आ जाए, हमको कमीशन, बाकी कामों के लिए उसका मतलब नहीं है। तो मैं ये सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एक DPR शहर का बने। पानी निकासी, देखिए हमारा शहर है तो डबरों का शहर था, तालाब का शहर था, लेकिन आज के वक्त में आप जाके देखिए सारा तालाब आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है, अतिक्रमित हो चुका है। अतिक्रमित हो चुका है। और दूसरी बात कि जब वो अतिक्रमित हो चुका है, ज़मीन जिसकी थी वो लोग अपना अपना अब उसको यूज़ में ला रहे हैं, तो एक नगर निगम को सोचना होगा कि पानी, ये जो पानी निकल रहा है या जो पानी आ रहा है, उसको कैसे हम यहाँ से भेजें। अब जब तक नगर निगम इस पर मतलब ध्यान नहीं देगा, तब तक उनको नहीं लगता है कि शहर में जल जमाव गंदगी के कारण मच्छर एक बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आ गई है। इसका निदान क्या सोच रहे हैं? सर सच्चाई बोलेंगे तो लोगों को मतलब सच्चाई सुनने के लिए और सुनाने के लिए हिम्मत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए तो इस चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कम से कम मतलब इस माध्यम से हम अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए कि देखिए नगर निगम में फॉगिंग मशीन आया, दो फॉगिंग मशीन से हो सकता है, पूरे शहर में कभी नहीं हो सकता है। अगर कि आप जब तक आप यहाँ आपने मच्छर का धुआं यहाँ पटाया, एक एरिया में पटाया, वो मच्छर यहाँ से निकल के दूसरे एरिया में चला गया, फिर वहाँ मतलब आपने धुआं किया, फिर वो मच्छर वापस यहाँ चला आया। तो है क्या कि मच्छर के लार्वा को मारने की ज़रूरत है। मच्छर का जब लार्वा मर जाएगा वो गंदे पानी के अंदर, मच्छर नहीं होगा, फॉगिंग की ज़रूरत नहीं है। उस लार्वे को मारने के लिए उसको सिस्टम में लाना पड़ेगा। वो होता क्या है कि हमेशा जो है फरवरी और मार्च में मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं। देखिएगा आप जब वो ठंडा ख़त्म होता है और गर्मी आने लगता है, उस बीच में मच्छर ज़्यादा होता है। उस वक्त अगर छिड़काव कर दिया जाए हर नाले में ईमानदारी के साथ, ये लोग करते क्या है, दवा के नाम पर पता नहीं कितना गबन करते हैं। दवा के नाम पर पर्ची पे आया कि दवा बेगूसराय पता नहीं कौन फैक्ट्री है, वहाँ से दवा आई, लेकिन हमको आज तक नहीं मिला दवा कि हम अपने बताते। मैं हमेशा जाके एक गिराल आती है दवा मेघना, वो कंपनी की दवा मैं खुद लाता हूँ और अपने वार्ड में जहाँ तक हमसे हो सकता है हम पटा देते हैं। लेकिन मच्छर की लाइफ कुछ घंटों की होती है, यदि कुछ घंटे जो मच्छर अभी उड़ रहे हैं जी वो कुछ घंटे में खुद मर जाएंगे, लेकिन उसके लार्वा को यदि नहीं मारा गया तो फिर से पनप रहे हैं। सर ज़रूरत है उसके जड़ पे चोट करने की, जो नहीं रहा है। वही बात है ना कि भाई अगर मुझे पेट में दर्द है तो हम पेट की दर्द की दवा खाएंगे,
ऐसा तो नहीं कि पेट के दर्द कितनी है और सर की दर्द की दवा खा रहे हैं, तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होना है। फॉगिंग मशीन की ज़रूरत होती है, कब होती है कि जब मच्छर पैदा हो गया। हम मच्छर पैदा नहीं होने देंगे तो क्यों फॉगिंग की ज़रूरत होती है। फॉगिंग मशीन भी आई एक मिनट, वो होता क्या है, वार्ड में कम होता है, अफसरों का जो हमारे अफसर्स हैं उनके लिए ज़्यादा जाता है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो मैंने दरभंगा में वो फॉगिंग मशीन सिर्फ एक दिन देखी, अभी 3 महीने पहले मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था पोलो मैदान में, और वहाँ फॉगिंग हुई थी। उसके अलावा आगे पीछे कभी मैंने नहीं देखा है। बिल्कुल सही बात कहा। ओकेजनली ये लोग निकालते हैं, किसी जनता को ज़रूरत होती है तो, जैसे कि कहीं कुछ प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, जाओ भाई सर्किट हाउस के चारों तरफ छीट दो, डीएम साहब के यहाँ पर छीट दो, कमिश्नर साहब के यहाँ पर छीट दो। उनको टैक्स जनता दे रही है, जनता को उसका लाभ नहीं है। नगर निगम उनको मतलब खुश करना चाहती है, जो अफसर है यहाँ के उनको भी खुश होना चाहिए। भाई शहर में रह रहे हैं, हमारे लिए तो मेहमान ही हुए, वो आए हैं कल ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जो जनता टैक्स दे रही है उसका क्या हो रहा है। मतलब आप इस बात को मानते हैं जो निगम जो टैक्स वसूल रही है उसका 10% भी वो अपनी जनता को वापस नहीं दे रही है, सिर्फ टैक्स पे टैक्स बढ़ाई जा रही है, और मैं इसका हमेशा निंदा करता हूँ। लेकिन पता नहीं नगर निगम क्या रवैया अपनाती है, मुझे समझ में नहीं आता। आप अपने वार्ड में आवास योजना से कितना संतुष्ट हैं और कितना अभी कुछ करना बाकी है? मेरे वार्ड में कुल 45 है। क्या कि मेरे वार्ड नंबर 29 में स्लम जोन नहीं था, लेकिन 2007 में एक सर्वे हुआ था जिसमें गुलाम टोली करके एक एरिया को चिन्हित किया गया था। उस पर मेरी बड़ी संघर्ष के बाद लगभग 45 लोगों का नाम आया। उस 45 लोगों में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बेचारों के पास कुछ पेपर नहीं, चूँकि दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो उन लोगों का आपसी बंटवारा की वजह से शायद नहीं हो सका उन लोगों का। लेकिन अभी भी है, वक्त है, उन लोगों को हमने समझाया है। वो लोग आपसी कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों को समझाया, वो लोग हैं तैयार। मेरे यहाँ 3 लोगों को अभी तक राजीव आवास योजना मिला है, जिसमें एक क्या रहमत अंसारी साहब हैं, दूसरे अनवार साहब हैं, उनके भाई हैं, उन लोगों को मिला है अभी, और बाकी लोगों को करके पेपर जमा करेंगे तो इंशाल्लाह उन लोगों को मिलेगा। पेंशन योजना की क्या स्थिति है? पेंशन योजना ये है कि जब सर मैं 2012 में यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था, तो उस टाइम में लगभग 27 लोगों को वृद्धा विधवा मिल रहा था और सिर्फ 2 लोगों को विकलांग मिल रहा था। आज लगभग 209 लोगों को वृद्धा विधवा विकलांग मिल रहा है। ये हमारे लिए सब प्लस है, और मतलब उन लोगों के लिए जो इससे वंचित थे आज उनको मिल रहा है। कुछ और विकलांग ऐसा लगता है कि जो मेरे यहाँ विकलांग का ये स्थिति है कि मैं चाहता हूँ 0% मेरा विकलांग को 0% हमारे यहाँ विधवा हो, बेटा हो, और बैकलॉग नहीं चाहते। बैकलॉग में नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एकदम टाइम टू टाइम बिल्कुल ये होना चाहिए। अभी मैंने एक बच्चे को देखा, लगभग वो 6 महीने का है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ महीने के बाद यह कार्य ख़त्म हो तो उसका भी उसको ही विकलांग का ये मतलब फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो युवा हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हुनर नहीं है, उसके लिए जो कौशल विकास योजना चलाई जा रही है, क्या आप चाहेंगे जो उससे यंग जुड़े और उसका फायदा लें? बहुत ज़रूरी है। मेरे वार्ड से बहुत सारे लड़कों को हमने इसके लिए प्रेरित किया, वो जाके एडमिशन भी लिए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए, अगर प्रधानमंत्री कुछ चाहते हैं कि देश का विकास हो, मैं उस पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए बहुत मतलब क्या प्रफुल्लित हो जाता है इस बात के लिए। कम से कम जो युवा है जो भटक रहे हैं, अगर कि आज उनके पास कुछ हाथ में हुनर हो जाएगा तो खुद से कमा के खा सकते हैं, चाहे वो प्लम्बर का काम हो, चाहे वो टेक्निकल कोई काम सीख, वो एक सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अपने वार्ड के युवा वर्ग हैं, मैं उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित करता हूँ कि वो जाएँ, कौशल विकास योजना का काम सीखें, ताकि आगे वो अपना काम करें। वो किसी पर आश्रित नहीं रहे, वो खुद मुख्तार हो। लड़कियों के लिए भी ये स्कीम होनी चाहिए, मतलब है ही, लेकिन वो किलकारी योजना एक बिहार सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें बच्चियाँ, लड़कियाँ जो भी हुनर सीखना चाहें, वो गीत संगीत, पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई या डांस जो भी सीखना चाहें, उसके लिए फ्री व्यवस्था की गई। क्या आप चाहेंगे जो आपके वार्ड की लड़कियाँ भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? योजना, सरकारी योजना कोई भी है, मैं चाहता हूँ कि इसका लाभ मेरे वार्ड के लोगों को, चाहे वो मुख्यमंत्री की तरफ से योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री की तरफ से है। जिस तरह अभी देखिए शौचालय का चल रहा है, उसमें मैंने लगभग 208 घरों को मैंने शौचालय दिया, और लगभग 82 लोगों का पैसा भी आ गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि योजना कहीं से भी आए, उसका लाभ मेरे वार्ड को होना चाहिए। लेकिन किलकारी योजना बहुत ही अच्छी योजना है। अगर ये योजना मेरे वार्ड में कहीं पर बने और अगर हो तो मैं चाहूँगा कि मेरे वार्ड के लिए सौभाग्य की बात होगी, और मैं चाहूँगा कि इससे हर बच्चियाँ जुड़ें, ताकि
सेल्फ डिफेंस उसके अंदर आए और वो अपना काम करें। इसके अलावा और कई सारी योजनाएं हैं जो निगम और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से चलाई जा रही हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपके वार्ड को मिले, इसके लिए आप लोगों को प्रेरित करेंगे आगे? जी बेशक। अभी देखिए एक प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत भी जिसमें APL धारी उनको भी मिलने वाला है फंड, क्या लोन के तो आवाज़ मिलने वाला है, उनको भी ऋण मिलने वाला है। मैं चाहूँगा कि मेरे वार्ड में जितने भी लोग हैं जो इस ऋण को BPL में नहीं लेना आते चाहते फिर भी गरीब है, उनको चाहिए, तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि किसी भी हाल में उन लोगों को इस योजना के तहत इसको लाभ हो। और बहुत सारा फॉर्म भी जमा हुआ था, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आचारसंहिता खत्म हो तो बहुत सारे लोगों को इससे लाभ मिलेगा। स्वच्छता के बारे में क्या कहना है? सर स्वच्छता तो सर हमारे इस्लाम में कहा गया, अगर के सफाई नहीं है तो फिर ईमान ही नहीं है, क्योंकि सफाई तो आधा ईमान है। और मैं अपने वार्ड में तत्परता के साथ लगा रहता हूँ। कभी भी नगर निगम से चूना या ब्लीच आप पता करेंगे कि कितना मिलता है, लेकिन आप मेरे वार्ड में घूमेंगे कभी भी तो चूना ब्लीच हमेशा आपको छिड़काव के साथ मिलेगा। और आज भी जाके देखिएगा तो पानी का ये हाल है कि अपना प्राइवेट पंपिंग सेट लगवा के पानी खिंचवा रहा है, जो कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। लोगों की शिकायत हुई कि भैया हम लोग कैसे रहेंगे, तो अभी वहाँ पे पानी निकाला गया है और वहाँ पे भी ब्लीच का छिड़काव किया गया है ताकि मच्छर पैदा नहीं हो सके। वैसे तो आपका पूरा कार्यकाल जो है वो मूलभूत समस्याओं से निपटने में ही निकल चुका है, लेकिन फिर भी आगे क्या आप चाहेंगे जो आधुनिकीकरण की तरफ, डिजिटलाइजेशन की तरफ भी आपके वार्ड में कुछ काम हो, आपका ध्यान हो उधर? सर मैं तो सबसे पहले जल निकासी किसी तरह मैं चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा एक और एक ही मकसद है, सबसे पहले कि जल निकासी। ये अगर हो गया तो आगे आदमी फिर दूसरी तरफ भी ध्यान देता है, नहीं तो एक अजीब सा मसला लगता है ना कि आप देखिए आप कहीं आए, कोई बाहर से मेहमान आया, देखा कि इनके यहाँ पानी लगा हुआ है, उसके दिल में भी एक मतलब अजीब सी एक बैड सी फीलिंग आती है। बैड फीलिंग आती है कि बताइए सबसे लोग सोचते हैं यहाँ का पार्षद कौन है जी। वो बेचारे को नहीं मालूम कि पार्षद कितने मुश्किल से, कितनी मुशक्क़त से इस पानी को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन पानी पंप आउट वहाँ होता है ना कि जहाँ पानी आगे मतलब जा रहा हो। हम यहाँ पानी पंप आउट आगे करते हैं, वहाँ के लोग आगे मुझे आप आगे पानी क्यों फेंक रहे हैं, मेरे यहाँ पानी लगा हुआ है। तो ये समस्या होती है, लेकिन अब उसी में आदमी काम करता है, मजबूरी है। और जहाँ तक डिजिटलाइजेशन उसकी बात किया है कि डिजिटलाइजेशन हो, तो मैं चाहूँगा क्यों नहीं भाई, हमारा वार्ड का पूरा शहर इसमें आए, अच्छी बात है। अब तो लोग देख रहे हैं पेटीएम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल पे, अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं भी चाहूँगा कि समाज मेरा बिल्कुल देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, ताकि मेरे जब कहीं कोई लोग जाए तो पता लगे कि नहीं मेरे वार्ड के लोग हैं। मुझे खुशी होगी इस बात। इस बार आरक्षण में ये मतलब ये कुछ चेंजिंग आई है यहाँ पर। अब जो प्रत्याशी हैं उनके लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं उनके लिए जनता से यही अपील मैं उनके लिए जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं तो बाद में आया हूँ पॉलिटिक्स में, मतलब डॉक्टर हूँ, उसके बाद पॉलिटिक्स में आया। उनकी पूरी फैमिली ही पॉलिटिशियन नहीं है, राजनीति में रहे। उनके फादर रहे हैं 20 साल मुखिया, उनके भाई रहे हैं 5 साल मुखिया, तो खून में है उनके। तो कभी कभी हम अकेले बैठते हैं तो जब उनसे बात होती है तो मुझे लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा, मुझसे अच्छी मतलब वो विकास के लिए काम करने वाली होंगी, खासकर महिलाओं के लिए। क्योंकि मेरे वार्ड में जो महिलाएं हैं काफ़ी पिछड़ी हुई, उनके लिए लगता है कि वो बहुत लाभकारी होंगी। और मैं चाहूँगा अपने वार्ड के लोगों से, जिस तरह मेरे पास आए थे जनता कि नहीं चूँकि अभी तो विकास के पटरी पर आया है मेरा वार्ड, अगर आप अपनी पत्नी को नहीं लड़ाएंगे तो फिर ये बहुत मुश्किल होगा, पता नहीं कैसे लोग आएंगे, क्या होंगे। तो मैंने उनके सम्मान के लिए अपनी पत्नी को खड़ा किया। और हमारे बड़े भाई हैं एजाज साहब वगैरह, उन लोगों ने बहुत समझाया मुझको कि मुन्ना देखो ये राजनीति है और वो पॉलिटिशियन उनके घर से हैं, तो उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब काम कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि वो मुझसे अच्छा काम करेंगी। और जो भी बची हुई योजनाएं हैं, लगभग 2.25 करोड़ रुपए की, मुझे लगता है कि धरातल वो करके देखेंगे। मतलब अभी तक जो आपको बैक स्टेज सपोर्ट देती थी वो अब फ्रंट पे है? जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात कहा आपने कि जो मुझे पर्दे के पीछे से देती थी, पहले होता था ना कि जहांगीर के टाइम में वो उनकी नूरजहाँ पर्दे के पीछे होती थी और कंधे पे हाथ रखा, दरबार ख़त्म हो गया।
जब नूरजहां पर्दे के पीछे आती थी तो वो फिर दरबार शुरू करते थे। तो अब ऐसी बात नहीं रहेगी, अब वो खुद पर्दे के आगे रहेंगी और खुद अपना फैसला लेंगी जनता के हित में। ये खुशी की बात है और मैं जनता से अपील करता हूँ इस बात के लिए कि वो जिस तरह मुझ पर विश्वास किया था उन पर भी विश्वास करें और इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में हमसे अच्छा काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे वार्ड नंबर 29 के निवर्तमान पार्षद अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान, जिनका सीधा सा कहना है जो इनका पिछला कार्यकाल काफ़ी संघर्ष भरा रहा है और ये हम लोग भी गवाह हैं इस बात के, जो जल की समस्या से ये कितने ग्रसित थे। जल निकासी के लिए इन्होंने कितना कुछ प्रयास किया, अंत में इनको जल समाधि तक लेने की नौबत आ गई थी, जल में बैठ भी गए थे, तब जाकर ये प्रशासन जागी थी और अब कुछ काम शुरू हुआ है। ये काम अब जारी रहेगा, लेकिन इस बार आरक्षण के कारण इनकी पत्नी चुनाव मैदान में है, जो अब तक उनको पीछे से समर्थन देती रही, सहारा देती रही, अब वो खुद मैदान में है और इनके बाकी बचे हुए कार्यों को अब वो पूरा करेंगी और ये बैक स्टेज उनको अपना समर्थन देते रहेंगे। कार्यक्रम का ये नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए CS न्यूज़। नमस्कार।